हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। आप सभी लोगों का कोचिंग रिपब्लिक पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेज, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जरूरी चीज, अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखें। अगर आप लोग मोबाइल अधिक यूज करते हैं, चाहे वो क्लासेस हो या फिर दूसरी किसी एक्टिविटी के लिए, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सभी लोग चश्मे का प्रयोग करें और उसमें ब्लू कट लेंसेज इस्तेमाल करें। अगर आपका पावर का है तो पावर के ब्लू कट लेंसेज, अदरवाइज आई रिक्वेस्ट टू यूज 0 नंबर ब्लू कट लेंसेज। कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो प्लीज हेडफोन लगाकर अटेंड ना करें, ना देखें। आप लोग स्पीकर का इस्तेमाल करें। अगर आपके मोबाइल की या लैपटॉप की आवाज कम है तो प्लीज एक्सटर्नल स्पीकर्स का प्रयोग करें। समय बहुत कीमती है और गुजरा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अपने समय का ख्याल रखें, इसे किसी भी कीमत पर खराब ना करें, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इसका हमेशा सदुपयोग करें। क्लास है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। विषय है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास। और इसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड, और उसमें शुरुआत करेंगे हम लोग माइग्रेशन से। माइग्रेशन यानी विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों ने वैदिक काल को आसानी से पढ़ने के लिए इसे दो हिस्सों में बांट दिया। अगर मैं वैदिक पीरियड की बात करूं तो हम लोगों ने इसे ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, या फिर इसे अर्ली वैदिक भी बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड और उसके अलावा ऋग वैदिक पीरियड, इन दो हिस्सों में बांट रखा है। करेक्ट। इस काल को हम लोग मानते हैं लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास तक का प्रारंभिक वैदिक काल जो है, जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वहीं पर हम लोगों ने लेटर वैदिक काल को माना है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर, और यह समय रहा होगा लगभग 500 ईसा पूर्व तक का लगभग। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको इन डेट्स में वेरिएशन भी मिल सकता है। कोई इसे कहेगा 1500 बीसी से 1200 बीसी, कोई कहेगा 1100 बीसी। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ना तो आज से 3500 साल पहले मैं था, ना आप थे, और ना ही कोई दूसरा इतिहासकार था। ये सब कुछ अनुमानों के ऊपर आधारित है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहां पर भी इस डेट्स में वेरिएशन मिल सकता है, पर उस तरफ कुछ खास ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड या फिर प्रारंभिक वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिन वैदिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं उसमें अर्ली वैदिक पीरियड में केवल और केवल ऋग्वेद लिखा गया था। वहीं पर अगर मैं लेटर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की बात करता हूं तो इसमें बाकी बचे हुए 3 वेद यानी कि यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद लिखे गए। उसके अलावा इस काल के दौरान ब्रह्मनास भी लिखे गए, उसके अलावा आरण्यक भी लिखे गए, ठीक है, और उसके अलावा उपनिषद लिखे गए। क्योंकि जो वेद हुआ करते थे वो बहुत टिपिकल संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करते थे, उनको लोगों तक आसानी के साथ पहुंचाने के लिए, कहानियों के रूप में पहुंचाने के लिए ब्रह्मनास लिखे गए। लेकिन अगेन ब्रह्मनास भी संस्कृत में थे, भले ही वो कहानियों की फॉर्म में रहे हों। तो लोगों ने कहा कि भाई हमें जो है इसका कंक्लूजन बता दो, हमें नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और कंक्लूजन के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि कंक्लूजन केवल वो व्यक्ति लिख सकता है जो तटस्थ हो, जो किसी की तरफ झुका ना हुआ हो, जो किसी के पक्ष में ना बोलता हो, जो किसी के विपक्ष में ना बोलता हो, जो किसी से आसक्ति में ना बंधा हुआ और जो किसी के विरोध में भी ना हो। राइट, जो न्यूट्रल हो पूरी तरीके से, जिसको किसी तरह की मोह माया की जरूरत ना हो, जो किसी तरह की मोह माया में बंधा ना हो, जिसे किसी तरह की मोह माया का लालच ना हो। और इस तरह का व्यक्ति सांसारिक दुनिया में तो मिल नहीं सकता। तो इस तरह का व्यक्ति बेसिकली जंगलों में मिलता है। राइट, जो दुनिया से विमुख है, पूरी तरीके से दुनिया के सुखों से विमुख है, दुनिया के दुखों से विमुख है, और जंगलों को कहा जाता है अरण्य। इसी वजह से ये जो कंक्लूजन लिखे गए ये उन व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए जो दुनिया से विमुख हैं। वो लोग जंगलों में रहते थे यानी अरण्य में रहते थे, और इसी वजह से इन ग्रंथों को अरण्यक कहा गया। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि साहब कंक्लूजन तो लिख गया, लेकिन मैं क्यों मान लूं कि ये कंक्लूजन सही है? मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, आप साबित करें कि ये सही है। तो उन लोगों ने अपने गुरुओं के साथ बैठकर दर्शन किया,
उस चीज पर चिंतन किया, उस चीज पर बातचीत करी, उस चीज पर बहस करी, राइट, फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस, और उनको कहा गया, उसके बाद जो परिणाम निकल कर आया उपनिषद। उपनिषद का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी के समीप बैठना, किसी के पास बैठना, राइट। तो अपने गुरु के समीप बैठकर शिष्यों ने उनके साथ तार्किक डिस्कशन किया, और फिर जो चीज निकल कर आई उसे हम लोगों ने उपनिषद कहा। तो लेटर वैदिक काल, जिसके दौरान ये सारे ग्रंथ लिखे गए, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उस उत्तर वैदिक काल के या लेटर वैदिक पीरियड के इतिहास को हमारे सामने रिक्रिएट करने के लिए जो प्रमाण मौजूद हैं, लिखित प्रमाण, साहित्यिक प्रमाण, वो यही है। वो लिटरेचर जिसकी मदद से हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं, उस समय के समाज को जान सकते हैं, उस समय की राजनीति को जान सकते हैं, उस समय की अर्थव्यवस्था को जान सकते हैं, और उस समय के धार्मिक मतों को जान सकते हैं। वो बेसिकली यही लिटरेचर है जो उत्तर वैदिक काल के दौरान लिखा गया, और इसी वजह से इस समय को लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। और आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। अब एक शब्द मैंने यहां पर कहा कि शुरुआत हम लोग करने वाले हैं माइग्रेशन से। माइग्रेशन से मेरा क्या तात्पर्य है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो वेद हैं, ये किन्होंने लिखे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट है कि ये वेद आर्यंस ने लिखे, आर्यन लिखे, ठीक है। सबसे पहला तो डिस्कशन हमारा यहीं से शुरू हुआ था कि आर्यन शब्द कहां से आया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आर्यन शब्द जो है वो आर्य से आया। अब आर्य का क्या मतलब होता है, इस चीज के ऊपर हम लोगों ने जानने की कोशिश करी थी, और तब हम लोगों ने माना कि संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब होता है न्यू कमर। और भी कई सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था, लेकिन उस डिस्कशन को दोबारा दोहराने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। न्यू कमर, ये न्यू कमर कौन है और ये न्यू कमर कहां से आया हुआ है, इस बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था कि ये लोग पोलैंड के आसपास के रहने वाले हुआ करते थे, ठीक है। एक ब्रांच वहीं की वहीं रही, एक ब्रांच जिन्हें जो स्लोवेनिक पीपल हैं, जो पोलैंड के, बुल्गारिया के या रशियन ओरिजिन के लोगों के पूर्वज माने जाते हैं, जो वहीं के वहीं रहे। दूसरी ब्रांच ऐसी थी जो यूरोप की तरफ गई, राइट, जिन्हें रोमन्स का, ग्रीक्स का पूर्वज माना जाता है। और तीसरी ब्रांच ऐसी थी बेसिकली जो दक्षिण की तरफ आई, ठीक है। तो एशिया माइनर यानी टर्की में वो लोग रहे। उसके बाद और लंबा सफर करते हुए वो लोग पहुंचते हैं ईरान तक, जहां पर काफी लंबे समय तक रहकर उन्होंने इंडो ईरानियन सिविलाइजेशन का गठन किया। बहुत लंबे समय तक ईरान में रहने के बाद वो फिर से अपने पूर्व की तरफ, फिर से अपने ईस्ट की तरफ चलना शुरू करते हैं। और जब वो ईस्ट की तरफ चलते हैं तो उनके रास्ते में पड़ता है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत को वो लोग पार करते हैं खैबर पास से, ठीक है, यानी कि खैबर के दर्रे से। और इस तरीके से ये लोग पहली बार इंडिया में एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ के जो मूल निवासी हुआ करते थे, इनके साथ संघर्ष इनके हुए अपना वर्चस्व यहां पर स्थापित करने के लिए। और इनका जो माइग्रेशन था, इनका जो मूवमेंट था, वो कोई एक घटना नहीं थी, ये काफी लंबे समय तक चलने वाली घटना थी। और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 2000 बीसी से लेके और लगभग 1500 बीसी के आसपास तक, इन 500-600 सालों का यह समय काल है जिस दौरान आर्यन लगातार हिंदुस्तान के अंदर एंटर करते रहे, हिंदू कुश पर्वत को पार करके हिंदुस्तान के अंदर आते रहे, राइट। और सबसे पहली बार ये लोग जिस रीजन में बसे, उस रीजन को बेसिकली कहा गया सप्त सिंध वाले या सप्त सिंधवा, यानी कि 7 नदियों का प्रदेश, जिसमें एक हो गई सिंधु नदी, और उसके अलावा 5 हो गई सिंधु नदी की सहायक नदियां, और एक हो गई आपकी सरस्वती नदी। तो कुल मिलाकर 7 नदियों का प्रदेश हुआ करता था सप्त सिंध वाले, जहां पर प्रारंभिक आर्यंस आकर बसे, राइट। इन्होंने पंजाब तक के एक बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य जमाया और यहीं पर रहना शुरू कर दिया। आज की जो कहानी है बेसिकली माइग्रेशन के बारे में जो मैंने बात करी है, तो इन लोगों का इस रीजन से आगे की तरफ बढ़ना, हिंदुस्तान में और हिस्सों की तरफ जाना, दैट इज माइग्रेशन। तो आज हम लोग उस माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इन लेटर वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं इनके बारे में, उस समय के समाज के बारे में, माइग्रेशन के दौरान जो रास्ते में इन लोगों ने मुश्किलों का सामना किया उसके बारे में, वो समाज किस तरीके से फलना फूलना शुरू हुआ, उस समाज में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था बनी, उस समय समाज की अर्थव्यवस्था किस चीज के ऊपर निर्भर करती थी, वो समाज बेसिकली उसका अपने आप में गठन किस प्रकार का था, और उसके अलावा उन लोगों के धार्मिक मत कैसे हुआ करते थे, रिलीजियस बिलीफ्स कैसे हुआ करते थे, वही आज के इस लेक्चर का सार होगा, राइट।
तो जैसे मैंने आपको बताया 1500 बीसी से 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक ये लोग लगातार आते रहे, और जिसकी वजह से इनका यहाँ के मूल निवासियों के साथ अच्छा खासा स्ट्रगल हुआ। सबसे पहली बार इन्होंने पंजाब तक के एक पूरे हिस्से पर अपना कब्जा जमाया, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, राइट। और इसके बाद शुरू होता है बेसिकली इन लोगों का माइग्रेशन। ये लोग दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ चलना शुरू करते हैं। काफी समय हो गया एक ही जगह पर रहते रहते, जैसे बहुत लंबा समय हो गया था इन लोगों का पोलैंड और बुल्गारिया में रहते रहते, तो इन्होंने कहा कहीं और चलते हैं। कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए, तो वो लोग ग्रीक्स के और रोमन्स के पूर्वज कहलाए। कुछ लोग दक्षिण की तरफ आए, तो ये एशिया माइनर में रुके, यानी कि जो आधुनिक टर्की है। उसके बाद ये लोग ईरान पहुंचते हैं, वहां इंडो ईरानियन सिविलाइजेशन का गठन करते हैं, जहां लगभग 500-600 साल इन लोगों ने बिताए। उसके बाद ये लोग अपने पूर्व में चलना शुरू करते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में भी ये लोग रहे, कुबा नदी के आसपास, ठीक है। ऑल्दो ये कहा जाता है कि वो कोई खास रहने लायक जगह नहीं हुआ करती थी, विषम परिस्थितियां थी। और उसके बाद ये लोग हिंदुस्तान के अंदर एंटर करना शुरू करते हैं। अब क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आए, भटकने वाले लोग थे, तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग पंजाब तक सीमित रह जाते। इन लोगों ने फिर आगे की तरफ चलने की सोची, तो इन्हें सबसे आसान रास्ता जो नजर आया वो दक्षिण की तरफ चलना का नजर आया, दक्षिण की तरफ और दक्षिण से फिर पूरब की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये लोग पंजाब तक सीमित थे, इस चीज का प्रमाण ये भी है कि ऋग्वेद में कहीं पर भी विंध्याचल पर्वत का जिक्र नहीं है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत यहां कहीं जाकर पड़ता है, ये रहा विंध्याचल रेंज, राइट। और ऋग्वेद में कहीं पर भी अरब सागर का भी जिक्र नहीं है, ये जो हमारा अरब सागर है ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, यानी कि ये लोग इस रीजन से नीचे कभी आए ही नहीं थे, राइट। तो ड्यूरिंग लेटर वैदिक काल, ड्यूरिंग उत्तर वैदिक काल, ये लोग अपने दक्षिण की तरफ और वहां से फिर पूर्व की तरफ चलना शुरू करते हैं। दक्षिण की तरफ चलने के प्रमाण है कुरु महाजनपद की स्थापना जो इन्होंने करी, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी और हस्तिनापुर भी हुआ करती थी, जो दिल्ली और उसके आसपास का इलाका है। दिल्ली और उसके उत्तरी इलाके में ये लोग बसे। उसके बाद ये लोग चलते हैं पूरब की तरफ, और पूरब में इन्होंने तमाम सेटलमेंट्स बसाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं या फिर नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम बिहार की बात करूं, तो वहां पर काफी सेटलमेंट्स और उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने स्थापित किए। और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से ही हमें पता चलता है कि ये लोग कहां कहां तक पहुंचे, क्योंकि उन ग्रंथों में उन जगहों का नाम का जिक्र मिलता है। जैसे उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें विंध्याचल रेंज के बारे में भी पता चलता है, अरब सागर के बारे में भी पता चलता है, तो इन लोगों को उन सब चीजों की जानकारी होने लगी। तो ये लोग पूर्व की तरफ गए और दक्षिण की तरफ गए। उस समय के लिटरेचर में हमें अरेबियन सी, उसके अलावा विंध्याचल रेंज के बारे में पता चलता है। उसके अलावा जो मैदानी इलाका है, गंगा यमुना का जो दोआब है, उन चीजों का भी जिक्र बेसिकली उत्तर वैदिक कालीन लिटरेचर में मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन जो व्याख्यान हम लोगों को मिलते हैं, जो किताबें हम लोगों को मिलती हैं, उसमें इन सभी जगहों का जिक्र है, जो इस चीज की तरफ इंगित करती हैं कि हाँ भाई, इन लोगों ने आखिरकार पंजाब से नीचे की तरफ आना शुरू किया। कुछ लोग दक्षिण की तरफ आए, कुछ लोग पूर्व की तरफ गए, और इन सभी जगहों पर अपने सेटलमेंट्स बसाने शुरू किए। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने दिल्ली और उसके अपर गंगाटिक दोआब में अपने शहर स्थापित किए, जो कुरु की मैंने बात करी थी, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो आज की डेट में दिल्ली ही है, और हस्तिनापुर, राइट, जो मेरठ से बिजनौर जाते समय रास्ते में पड़ती है एक जगह, बिजनौर को विदुर नगरी कहा जाता है। तो ये सभी उसी समय के सेटलमेंट्स हुआ करते हैं। उसके अलावा इन लोगों ने अवध रीजन में और सुदूर पूर्व की तरफ जाते हुए बिहार में अपने सेटलमेंट्स स्थापित किए, अपने नगर बसाए, अपनी बस्तियां इन लोगों ने वहां पर बसाई। अच्छा, इस चीज का प्रमाण हमें कैसे मिलता है कि इन लोगों ने ये मूवमेंट कभी किया? तो इस चीज का सारा जिक्र बेसिकली हमें शतपथ ब्राह्मण नाम की एक किताब से मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि वेदों के ब्राह्मणाज हुआ करते थे। तो बेसिकली शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ही एक ब्राह्मण है, और उसमें इस चीज का पूरा जिक्र है, उसमें पूरी कहानी है, राइट, जिस कहानी से हमें पता चलता है कि हाँ, आर्यों ने लेटर वैदिक काल में दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ चलना शुरू किया, और इनके इस माइग्रेशन में, इनके इस मूवमेंट में आग ने और लोहे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ऐसा तो है नहीं कि उस समय पर नेशनल हाईवे बने हुए थे, राइट, कि उन्होंने कहा यार पंजाब में मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं दिल्ली चलते हैं, तो ये अपनी किसी कार में बैठे और दिल्ली की तरफ निकल लिए, राइट। ऐसे की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो उस समय तो सारा इलाका जंगलों का हुआ करता था, उन जंगलों में जंगली जानवर भी हुआ करते थे। तो उन जंगली जानवरों से लड़ते हुए और उस जंगल को साफ करते हुए, राइट,
इन दोनों चीजों का प्रयोग किया गया, आग का और लोहे का। और इसी चीज का जिक्र हम लोगों को शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। वो कहानी है बेसिकली अग्नि की और विद्या माधव की, जिस कहानी से हमें ये लोग पता चलता है कि हाँ भाई इनके दक्षिणवर्ती और इनके पूर्ववर्ती जो मूवमेंट थे उस चीज में इन लोगों ने आग का और आपका लोहे का प्रयोग किया और ये लोग नीचे की तरफ आए, ये लोग गंगाटिक दोआब की तरफ आए, उसके अलावा दिल्ली तक आए, उसके अलावा विंध्याचल पर्वत को जाना और उसके अलावा इन लोगों ने बिहार में भी एंटर किया, बिहार में भी अपनी बस्तियां बसाई, इन सारी चीज। तो दिस इज अबाउट द माइग्रेशन ऑफ ऋग्वैदिक पीपल टूवर्ड्स देयर साउथ एंड टूवर्ड्स द ईस्ट, राइट। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन लोगों के समाज की, कि किस तरह का इनका समाज हुआ करता था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इतिहास में केवल 4 चीजें आपको जाननी होती हैं। सबसे पहली चीज सोसाइटी, उसके अलावा आपका पॉलिटिक्स, उसके अलावा इकोनॉमी और उसके अलावा रिलीजियन। ये 4 चीजें जब आप किसी समय की जान लेते हो तो वही उस समय का इतिहास होता है, इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है। तो हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं समाज के साथ। अगर मैं समाज की बात करूं तो जैसे ऋग्वैदिक काल को मैं कहता हूं कि उसमें पुरुष सूक्त जो है 10वां मंडल, उसमें सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया था। समाज के 4 वर्णों का उसमें जिक्र था, राइट। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो वर्ण शब्द का मतलब केवल काले और गोरे से था, ठीक है। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई निम्न है। वर्ण का मतलब था सिर्फ रंग से। एक आदमी है जो गोरा है वो आर्य है क्योंकि बाहर से आया हुआ है। एक आदमी है जो काला है वो यहीं का मूल निवासी है, राइट। सिर्फ ना आर्य श्रेष्ठ है, ना यहाँ का मूल निवासी श्रेष्ठ है, ना आर्य निम्न है और ना ही यहाँ का मूल निवासी निम्न है, राइट। क्योंकि एक ही ईश्वर में आस्था हमें उस समय के ऋग्वेद से मिलती है कि भाई भले ही वो ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजा करते थे लेकिन एकत्ववाद हुआ करता था। वो मानते थे कि ये सब भगवान है। ये अलग बात है पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से मानव रूप में हम लोग भगवान को अलग अलग तरीके से पूजते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ईश्वर एक है। सभी लोग ईश्वर की ही संतान है और जिस तरीके से मनुष्य अपने बच्चों में फर्क नहीं करता उसी तरीके से ईश्वर अपने बच्चों में कैसे फर्क करेगा, राइट। कोई आदमी गोरा है या कोई आदमी काला है, कोई आदमी लंबा है या कोई आदमी नाटा है, ठीक है। किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की आंखें छोटी हैं, किसी के बाल काले हैं, किसी के भूरे हैं। तो ये सब चीजें तो भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती हैं। इससे किसी आदमी के श्रेष्ठ होने और किसी आदमी के निम्न होने का कोई इशारा तो मिलता नहीं है। तो समाज में ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया वो भी सिंबॉलिक हुआ करता था। उसमें भी ये कहा गया था कि ये वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था कर्म से है। और डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी स्कूल को चलाने के लिए, किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए जिस तरीके से डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तब एक प्रोडक्ट डिजाइन होता है, प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, ठीक है। पैकेजिंग के बाद सप्लाई चेन जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं उस प्रोडक्ट को। सप्लाई चेन के बाद ये प्रोडक्ट जो है शोरूम्स में पहुंचता है, ठीक है। शोरूम में पहुंचने के बाद इस चीज की मार्केटिंग चल रही होती है एक तरफ, ठीक है। जो आप टीवी वगैरह पर ऐड देखते हैं वो सब मार्केटिंग का हिस्सा हो गया। और साथ साथ शोरूम में एक सेल्स टीम काम कर रही होती है जो वहां के आने वाले कस्टमर्स को एंटरटेन करती है, उन्हें बताती है साहब प्रोडक्ट में ये खूबी है, प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट वैसा है। अल्टीमेटली यहां से जो पैसा जनरेट होता है वो फाइनेंस टीम मैनेज करती है और ये फाइनेंस टीम जो होती है कंपनी के प्रॉफिट लॉस ये वो इन सब चीजों का लेखा जोखा रखती है। अच्छा, यहीं से तनख्वाह जा रही होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लोगों की भी, ठीक है, प्रोडक्शन वालों की भी, पैकेजिंग वालों की भी, सप्लाई चेन वालों की भी, शोरूम के मेंटेनेंस की भी, मार्केटिंग की भी, उसके अलावा सेल्स की भी। और साथ साथ एक डिपार्टमेंट और हो गया, एक क्या तमाम इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो शोरूम्स की सिक्योरिटी करता है या हमारे लैब्स की सिक्योरिटी करता है, राइट। उसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया जो हर जगह पर साफ सफाई रखता है। अब इनमें से कोई भी आदमी ये कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं, ठीक है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हैं, अगर हमने कोई प्रोडक्ट
डिजाइन ही ना किया होता तो तुम क्या बेच लेते? अगर ये कुछ बेच नहीं पाते तो तनख्वाह तो तुम भी नहीं ले पाते। इसी तरीके से प्रोडक्शन वाले बोलेंगे यार तुमने डिजाइन कर दी तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने अगर उस चीज का प्रोडक्शन ना किया होता तो कैसे काम चलता? फिर सिंपल सा जवाब वही है, तनख्वाह तुम्हें भी नहीं मिलती। ठीक है, क्या प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते? ठीक है, आप किस चीज का प्रोडक्शन करते जब आपके पास कोई डिजाइन ही ना होता? ये किस चीज को पैक करते अगर कोई प्रोडक्ट बना ही ना होता? ये किस चीज को लॉजिस्टिक्स के तहत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते भेजते अगर कोई प्रोडक्ट पैक बना ही ना होता, पैक ही ना हुआ होता? शोरूम्स की जरूरत ही क्या थी? किस चीज की मार्केटिंग करनी पड़ती? किसी चीज की नहीं। ये सेल्स वाले किसको वो प्रोडक्ट बेचते, कौन सा वो प्रोडक्ट बेचते, और फाइनेंस वालों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर ये सारा क्रम ना चल रहा होता, जब पैसा जनरेट हो रहा है तभी तो वहीं से फाइनेंस आया, राइट। और इस दौरान जिसे हम भूल गए फैसिलिटी मैनेजमेंट या फिर सिक्योरिटी, ये किस जगह की साफ सफाई रखते और ये किस जगह की सुरक्षा करते? तो कोई ये कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं और मेरी वजह से दुनिया चल रही है, ये कंपनी चल रही है, नितांत मूर्खता है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट। मैं क्लासरूम की अगर एक बात करूं, वहां पर मान लीजिए प्रिंसिपल महोदय कहें कि मेरी वजह से कॉलेज चलता है, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा सख्त हूं, मैं कायदे प्लस कानून का बड़ा ही सख्त आदमी हूं, मैं अनुशासन रखना पसंद करता हूं, अच्छी बात है सर। लेकिन अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो कॉलेज का क्या करेंगे? म्यूजियम तो बनाया नहीं जा सकता, पढ़ाई होती है। टीचर्स कहें साहब हमारी वजह से ही कॉलेज चल रहा है, ठीक है, तो एकेडमिक टीम का क्या काम रह गया, जो ये मैनेज करती है कि कितने बच्चे आए, उनकी अटेंडेंस इतनी होगी तो उनको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। एग्जाम डिपार्टमेंट नहीं होगा तो पढ़ाने का क्या फायदा? आप एग्जाम किस चीज का लोगे? इवन पार्किंग वाला नहीं होगा अगर कॉलेज में, तो हर बच्चा अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर ले जाके क्लासरूम में खड़ा कर देगा। सुरक्षा नहीं होगी तो कॉलेज में जो अक्सर एक वर्चस्व की लड़ाई चलती है स्टूडेंट्स के बीच में, राइट, उस चीज को मैनेज कौन करेगा? प्रॉक्टर बोर्ड अगर नहीं होगा तो ये सारी चीजें नियंत्रण में कैसे रहेंगी? समाज के किसी भी अंग को आप लोग ले लीजिए, अगर एक परिवार की भी बात करो, एक आदमी कमाने वाला है, एक आदमी घर के बाकी कामों को देखता है, दूसरा आदमी कुछ खरीदारी करके लाता है, कोई आदमी किचन संभालता है, कोई आदमी साफ सफाई करता है, उसमें अगर किसी को यह लगना शुरू हो जाए कि नहीं साहब मेरा ही काम इंपॉर्टेंट है, मैं ये घर चलाता हूं, तो ये उसकी मूर्खता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ऋग्वैदिक काल में जिन 4 वर्णों का जिक्र किया गया था, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये किसी भी एक इंसान के 4 बच्चे हो सकते थे, एक ही इंसान के 4 बच्चे, ब्राह्मण भी हो सकते थे, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र हो सकता था। कि वो क्या काम करता है, कोई भी काम किसी दूसरे काम से श्रेष्ठ नहीं है और वो कोई भी काम किसी दूसरे काम से निम्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले नीचा नहीं है, राइट। ये ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था थी विच वॉज हॉरिजॉन्टल। बट अनफॉर्चुनेटली उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में यह व्यवस्था जो है बेसिकली वर्टिकल हो गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने गए, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र, राइट। तो ये सारी व्यवस्था कर्म से ना होकर जन्म से हो गई। दिस वॉज सो अनफॉर्चुनेट। इससे ज्यादा खराब चीज कोई हो ही नहीं सकती थी समाज के लिए। अगर कोई आदमी टैलेंटेड है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, इसके अनुसार वो कहता है कि नहीं साहब मैं तो योद्धा बनना चाहता हूं और युद्ध लड़कर अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, ही वॉज नॉट अलाउड टू डू सो। नहीं, आप तो ब्राह्मण हो, आपका काम ही नहीं है युद्ध लड़ना, आपका काम तो प्रीचिंग करना है, टीचिंग करना है, पढ़ाना है, समाज को सही रास्ते पर लाना है। वो कहते कि अरे मैं तो अच्छा स्टूडेंट हुई नहीं भाई, मैं अच्छा पढ़ ही नहीं सकता तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा कैसे? लेकिन नहीं साहब, कोई सुनवाई नहीं। उसी तरीके से अगर कोई क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है और उसको जबरदस्ती कह देगा आज से तुम क्षत्रिय ही हो, ठीक है, तुम्हारा काम है सिर्फ युद्ध लड़ना, देश की सेवा करना, हो कहेगा साहब मुझे लगता है बहुत डर तलवारों से, ठीक है, मैं तो पढ़ाई में बड़ा मजा आता है, आप मुझसे पढ़वा लो, या फिर मुझे व्यापार करने का मन है, या फिर साहब मैं तो प्रकृति के सौंदर्य में रहना चाहता हूं, प्रकृति के आंचल के नीचे रहना चाहता हूं, मैं तो खेती करना चाहता हूं साहब, राइट। नहीं साहब नहीं, वो तो शूद्रों का काम है, आप नहीं कर सकते उस काम को, राइट। तो ये सारी चीजें जन्म से हो गई और इस चीज का बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने दिया कि ये चीज केवल 1 या 2 लोगों के लिए नहीं, ये तो तमाम समाज के लिए नुकसानदायक थी। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो समाज के निचले 2 वर्ग हुआ करते थे, जिन लोगों का काम था काम करना और टैक्स देना क्षत्रियों को, राइट। क्षत्रियों का काम था राज्य को संचालित करना, ठीक है, राज्य को बचाए रखना, वहां का राजपाट संभालना और ब्राह्मणों से हर एक चीज के लिए
परमिशन लेना, ब्राह्मणों के अनुष्ठानों को फॉलो करना, राइट। तो इन दोनों समाज की, तो इन दोनों वर्णों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। एक फिल्म थी, उसमें डायलॉग था कि कुछ लोग भूख से मर जाते हैं और कुछ लोग खा खा कर। तो बिल्कुल वो चीज यहां पर फिट बैठती है, बिल्कुल वो चीज यहां पर सही बैठती है कि समाज के जो निचले दो वर्ण हुआ करते थे, वैश्य और शूद्र, इनके पास तो खाने को ही नहीं था। और वहीं पर अगर मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग की बात करता हूं तो उन लोगों के पास ये चीज बहुतायत में थी, बहुतायत में थी। अच्छा, एक चीज और भी है कि ये लोग जो हैं, इन्होंने अपने ही भाइयों को धोखा दिया, जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को वर्टिकल कर दिया। उसका एक बिल्कुल सुस्पष्ट सा कारण बताता हूं। ये वही वेद हैं जिन्हें कहा गया अपौरुषेय, राइट। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब था कि जो वेद भगवान ने लिखे, इंसानों का उसमें कोई योगदान नहीं है। आप कहते हो कि हमने भगवान के आदेश के आधार पर ही इस तरह बनाया, नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो यह व्यवस्था बना रखी थी और भगवान के अनुसार सभी बराबर थे। और वो बिल्कुल लॉजिकल बात है, जिस तरीके से कोई इंसान अपने बच्चों में फर्क नहीं करता, भगवान अपने बच्चों में कैसे फर्क कर देगा, ठीक है। तो अपने मतलब के हिसाब से भगवान का इस्तेमाल करना, मैं थोड़े से कठोर शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने एक्चुअली भगवान और धर्म का इस्तेमाल करने जैसे कदम उठाने की कोशिश की, ठीक है, अपने फेवर में हर एक चीज को मोड़ देने के लिए, ठीक है, कि मैं तो आनंद का जीवन बिताऊं ही, मेरी औलादें भी बिताएं, उनकी औलादें भी बिताएं और उनकी औलादें भी बिताएं। और इस क्रम में चाहे समाज के दो वर्ण पूरी तरीके से दब क्यों ना जाए, कुचल क्यों ना जाए। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो पाप ही था, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। और ये चीज कितनी ज्यादा कड़वी होती है, चीज कितनी ज्यादा कठिन होती है, इस चीज का मैं एक बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण देता हूं। कई बार आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जब क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है तो उसमें सभी क्रिकेटर्स एक घुटने पर बैठ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो। काफी देर तक, मैच शुरू होने से पहले लगभग 1-2 मिनट के लिए वो लोग इस तरीके से बैठते हैं और उसमें वो लोग अपील करते हैं पूरी दुनिया से कि भाई रंग भेद की नीति को खत्म करो, गोरा काला कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई इंडियन जब विदेश में जाता है, किसी एक ऐसे देश में जाता है जहां पर लोग गौर वर्ण के होते हैं, गोरे होते हैं, और वहां पर किसी भारतीय को अगर उसके त्वचा के रंग के लिए अपमानित किया जाए, किसी आदमी के द्वारा जलील किया जाए, किसी आदमी के द्वारा बेइज्जत किया जाए, तो वहां पर, और इमेजिन कीजिए कि उस सिचुएशन में आप खुद हो, तो आपको कितना ज्यादा हीन महसूस होगा, कितना ज्यादा दुख होगा, कितना ज्यादा क्रोध आएगा। आप कहोगे कि समाज इतना आगे बढ़ चुका है, हिंदुस्तान इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है और हम लोग 103 सैटेलाइट्स एक साथ प्रोजेक्ट कर देते हैं। भारत वो देश है जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंचने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी। भारत ऐसे, भारत वैसे, तब आप तुरंत एकदम भारत की तारीफें करना शुरू कर दोगे, राइट, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने पर लग जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी गोरे व्यक्ति ने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की है। इंसल्ट तो देखो मानवता में कोई किसी की कर ही नहीं सकता, अपमान तो कोई किसी का कर नहीं सकता, वो भी प्राकृतिक चीजों के लिए, रंग के लिए खासतौर से अगर मैं बात करूं। लेकिन ये वही इंसल्ट है, ये वही चीज है जिसकी वजह से हिटलर ने जर्मनी में 1/3 यहूदी मार डाले थे, क्योंकि वो बिलीव करता था रेसिज्म पर, और वो अपने आप को मानता था कि वी आर द प्योरेस्ट रेस, ठीक है, मैं सबसे अधिक प्योर वंश हूं, ठीक है, जो हमारी प्रजाति है वो सबसे ज्यादा शुद्ध है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और यहूदियों को उसने इतने जबरदस्त तरीके से कत्लेआम किया। कोई उसे तर्क संगत मान सकता है, कोई उसे सही मान सकता है, पूरी दुनिया में अगर कोई मानता है तो वो बीमार है। मैं उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी यही बात कहूंगा। तो जब रेसिज्म वाली बात आती है, गोरे काले की बात आती है, तब आप अपने आप को श्रेष्ठ बताना शुरू कर देते हो, और उस समय पर आप जिस हीन भावना को महसूस करते हो वो अविस्मरणीय होती है। आदमी भूल नहीं पाता उस दुख को कभी भी, राइट। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो चीज आप सोचते भी नहीं हो। रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदुस्तान के अंदर ऐसे वर्ण डेवलप कर दिए गए हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो बहुत शुरू से डेवलप हो रहे थे, राइट। ऋग्वैदिक काल में तो इस तरह का कुछ होता ही नहीं था, किसी वेद में जन्म के ऊपर वर्ण बताया ही नहीं गया, ठीक है। तो उन लोगों को क्या महसूस होता होगा? रोजमर्रा की जिंदगी में वो लोग इसी चीज को महसूस करते हैं। अच्छा, एक दूसरी जरूरी चीज, हम लोग बहुत मतलबी होते हैं, हम लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, राइट। मुनि व्यास हैं,
अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, तो उनको हम तुरंत ब्राह्मण की श्रेणी में मानते हैं, राइट। जबकि उनका जन्म तो माता सत्यवती से हुआ था, ठीक है, जिनकी इनसे शादी हुई थी भीष्म पितामह के पिता से, राइट। तो और माता सत्यवती जो थी मल्लाह की बेटी हुआ करती थी, इस हिसाब से वो शूद्र हुए। मैं मुनि का नाम शायद मैं गलत ले सकता हूं, लेकिन ये तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रमाणिक है कि हाँ भाई वो माता सत्यवती के पुत्र हुआ करते थे, माता सत्यवती मल्लाह की बेटी हुआ करती थी, राइट। और उनको तो हम लोगों ने शूद्रों की श्रेणी में काउंट नहीं किया, उनको तो हम ब्राह्मण की श्रेणी में काउंट करते हैं। वहां पर क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ थे तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो कर्म से होता है व्यक्ति। और जहां पर लगता है कि नहीं यार इससे मैं क्यों बात करूं, तो फिर हम जन्म से कर देते हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक कोट पढ़ा था जिसमें एक आ गया कि भारत एक ऐसी जगह है, एक ऐसा देश है जिसमें आदमी का सम्मान उसकी संपत्ति तय करती है, उसकी आयु या उसका ज्ञान तय नहीं करता, विच इज सो अनफॉर्चुनेट, राइट। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इन सब चीजों से बाहर निकलो, और ये इन चीजों से बाहर निकलोगे तभी आपका पेपर 4 जो है वो आसानी से पार हो पाएगा एग्जाम में, राइट। तो खैर हम लोग दोबारा टॉपिक पर वापस लौट कर आते हैं। तो वर्ण व्यवस्था डेवलप हो गई थी, इनफैक्ट उस समय पर कास्ट सिस्टम भी डेवलप हो गया था, कास्ट सिस्टम, राइट। ऑल्दो ये सिस्टम इतना ज्यादा रिजिड नहीं था जितना कि सूत्र काल के दौरान रिजिड हो गया, राइट। सूत्र काल यानी कि 600 बीसी से लगभग 200 बीसी तक का समय भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी के बाद का समय है, राइट। और इस समय पर तमाम सूत्र जो है हिंदुस्तान के अंदर लिखे गए। तो कास्ट सिस्टम बिल्कुल शुरुआत में, लेटर वैदिक काल की शुरुआत में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जितना ये बाद में हो गया, राइट। और वर्ण सिस्टम जो था, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सुप्रीम कहा गया, जो क्षत्रिय थे बेसिकली उन्हें सेकंड रैंक पर रखा गया। और कॉस्मिक मैन की परिभाषा अगर मैं कहूं तो उसके मुख को कहा गया ब्राह्मण, उसकी आर्म्स को, उसके भुजाओं को कहा गया क्षत्रिय, उसकी जांघों को कहा गया वैश्य और उसके पैरों को कहा गया शूद्र। अच्छा, इसके बाद एक नई चीज की उत्पत्ति और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अछूत या अनटचेबल्स। जब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तब आपको इस चीज को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, उस समय पर हास्यास्पद एक चीज और थी कि कोई भी आदमी अछूत को ना छू ले या अछूत किसी आदमी को टच ना कर ले गलती से भी, तो इसके लिए अछूत को इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे कि तू शहर के बाहर रहेगा, जब तू शहर में आएगा किसी काम से तो सड़क पर एक डंडा पीटते हुए आएगा, राइट, ताकि लोगों को पता चल जाए अछूत आ रहा है और वो लोग इधर उधर हो जाएं, राइट। हर्षा काल के दौरान की बात है और गुप्त काल में ये चीजें शुरू हो चुकी थी। और अगर कोई व्यक्ति गलती से उस अछूत से टच हो गया तो वो व्यक्ति भी अछूत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, अगर कोई मुझे समझा पाए तो मैं उसका ऋणी रहूंगा जीवन भर, कि एक व्यक्ति जो अपना नहाया धोया घर से निकला है और उसने किसी दूसरे व्यक्ति को टच कर दिया तो अब वो दूसरा व्यक्ति भी अछूत हो गया। अच्छा, इससे भी ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी ये थी कि एक अनुष्ठान होगा, पूजा पाठ किया जाएगा और वो आदमी दोबारा शुद्ध हो जाएगा। अगर वो शुद्ध हो सकता है तो पहले वाले को शुद्ध कर दो ना, जिसे आपने परमानेंट अछूत बना रखा। नहीं साहब, वो नहीं हो पाएगा। कारण जो पहले से जिसको आपने परमानेंट अछूत घोषित कर रखा है उसके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, आप उससे पैसे नहीं ले सकते उसके शुद्धिकरण के। हाँ, दूसरा आदमी जो उससे टच हो गया उसे डरा दिया गया कि अब तू भी अछूत हो गया है, हाँ तेरा अनुष्ठान करेंगे और अनुष्ठान में ये खर्चा आएगा, तू भी शुद्ध हो जाए, तू फिर से शुद्ध हो जाएगा। बड़ी हास्यास्पद स्थिति यह है कि यह कहा जाता है कि गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति बहुत इंप्रूव हो गई और अब शूद्रों को यह परमिट किया गया कि तुम भी वैदिक अनुष्ठान कर सकते हो, ठीक है, एक ब्राह्मण की सहायता से। अच्छा, यहां पर मैं पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, एक डिस्क्लेमर एक तरह का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिन चीजों का भी मैं प्रयोग कर रहा हूं, जिन शब्दों का भी प्रयोग कर रहा हूं, ये सारी चीजें एजुकेशनल डिस्कशन के लिए हैं, ठीक है। और सब किताबों के में जो लिखा हुआ है मैं उन्हीं सब चीजों को आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूं। कोई भी इस चीज को अपने मन से लगाने की गलती ना करे कि ये किसी पर्टिकुलर जाति या किसी पर्टिकुलर वर्ण के लिए इस तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। वर्ण में तो खैर मैं नहीं विश्वास रखता, ठीक है, लेकिन अगर जो आप लोग अगर किसी वर्ण में या किसी जाति में यकीन रखते हो
ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि मैं उस काल की बातें कर रहा हूं और मेरा किसी पर्टिकुलर वर्ण से, किसी पर्टिकुलर जाति से, ठीक है, ना तो आसक्ति है ना किसी के प्रति विरोध है, राइट, आधुनिक समय में। तो आप इस चीज को केवल एजुकेशनल डिस्कशन की तरीके से ही लें, ये एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। दोबारा अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं हम लोग। तो गुप्त काल में जैसे मैंने बताया कि शूद्रों को यह अलाउ कर दिया गया कि आप कुछ अनुष्ठान कर सकते हो। कारण उसका क्या था कि गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो गई थी, ठीक है, वो लोग भी पैसा कमा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, जिसको हम डिटेल में गुप्त काल के दौरान पढ़ेंगे, तुरंत एकदम आया कि अरे अब तो इनके पास पैसा है, इसे भी लिया जा सकता है इनसे। कैसे? एक काम करो, इन्हें भी अनुमति दे दो कि हाँ भाई आज से तुम भी वैदिक अनुष्ठान कर सकते हो, करो, ठीक है। जिस चीज की मनाही वेदों में तो नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने पूरी तरीके से मनाही कर दी कि नहीं साहब, ये वैदिक अनुष्ठान करने की तो आपको अनुमति नहीं है, ये तो केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, क्षत्रिय कर सकते हैं। तो अब वो लोग भी अनुष्ठान कर सकते थे। कारण क्या था? क्योंकि अब उनके पास धन आ गया था और वह दक्षिणा के तौर पर धन दे सकते थे, उनका धन लिया जा सकता था। बिल्कुल, मुझे इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कि यही कारण रहे होंगे, और तो कोई कारण हो नहीं सकता। अच्छा, आश्रमों की जो व्यवस्था थी, जो 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम, ये उतनी ज्यादा एस्टेब्लिश्ड नहीं थी उस समय तक, उतनी ज्यादा मजबूत रूप में नहीं आई थी। पोस्ट वैदिक काल की अगर मैं बात करूं, राइट, लेटर वैदिक काल के दौरान, पोस्ट वैदिक काल में ये ब्राह्मण आश्रम व्यवस्था जो थी वो स्ट्रांग होती चली गई। मोनोगेमी यानी कि केवल एक ही विवाह करना है किसी एक व्यक्ति को या कि एक स्त्री को, यही एक जनरल रूल हुआ करता था, राइट। अच्छा, औरतों की स्थिति की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में औरतों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी, लेकिन स्टिल गार्गी और मैत्रेयी जैसी कुछ महिलाएं थीं जिनको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था, बहुत ऊंचे पदों तक गई, राइट। अदरवाइज स्त्रियों की स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब थी। सती वाज मेयरली सिंबॉलिक, कोई सती होता नहीं था और सती होने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, ठीक है। सती की जो शुरुआत होती है वो भी गुप्त काल से होती है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लेकिन गुप्त काल भारतीय इतिहास का काला अध्याय है समाज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, राइट, क्योंकि सबसे पहले सती के प्रमाण गुप्त काल के मिलते हैं, राइट। सबसे पहली बार अछूतों की जो व्यवस्था सुदृढ़ होनी शुरू हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी, राइट। स्त्रियों की दयनीय दशा गुप्त काल में शुरू हुई। तो गुप्त काल सीरियसली अ गोल्डन पीरियड फ्रॉम द लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू। तमाम लिटरेचर उस समय पर लिखे गए, तमाम किताबें उस समय पर लिखी गई, तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान उस समय पर हुए, हर एक फील्ड में, चाहे मेडिकल साइंस का हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी का हो, राइट, चाहे मैथ्स का हो। लेकिन समाज उस समय पर बहुत गर्त की तरफ चलना शुरू हो गया था, गर्त की तरफ। तो उत्तर वैदिक काल में भी सती भी सिर्फ शब्द मात्र हुआ करता था, सती होना नहीं होता था किसी का। नियोग अब भी कंटिन्यू था। नियोग की परिभाषा मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में भी बताई थी। नियोग का मतलब हुआ करता था बेसिकली, अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई और वो विधवा हो गई है तो सती नहीं होना है उसको, राइट। वो चाहे तो दूसरा विवाह कर सकती है। विधवा पुनर्विवाह की बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अगर कोई विवाह नहीं करना चाहती और बहुत कम उम्र की वो बच्ची है, बहुत कम उम्र से मेरा मतलब, क्योंकि उस समय शादी भी मैच्योर्ड फेज में हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में, राइट, यानी 16-17 साल की एज में। तो अगर उसकी उम्र कम ही है और बहुत लंबा जीवन उसके सामने है तो उसके पास ये अनुमति थी कि वो अपने पति के छोटे भाई के साथ संबंध स्थापित करके एक संतान उत्पन्न कर सकती थी, जो इतने लंबे जीवन में उसके लिए मददगार साबित होती कि एक उद्देश्य तो मिलता जीवन का, राइट। किसके लिए जियोगे अदरवाइज इतना लंबा जीवन। तो नियोग अब भी चल रहा था बकायदा लेटर वैदिक काल में, ठीक है। गोत्र का इंस्टीट्यूशन जो है वो अपीयर हो चुका था और एक्सोगेमी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि सगोत्रीय विवाह वर्जित हो गए थे। सगोत्रीय विवाह नहीं होंगे भाई, अलग गोत्र में ही शादी होगी, दूसरे गोत्र में ही शादी होगी, राइट। तो इस चीज का कई बहुत ज्यादा विरोध देखने को भी मिलता है कई जगहों पर, ठीक है। सगोत्रीय शादियां आजकल के आधुनिक दौर में आप देखो तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि हाँ भाई कोई लड़का लड़की सगोत्रीय विवाह करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उनको उस चीज के लिए प्रोटेक्शन लेनी पड़ जाती है कई बार, तो भाई कानून के वो साए में जाना पड़ता है कि साहब हमारा जो है समाज दुश्मन बन चुका है हमारा इस चीज के लिए। ऑल्दो बायोलॉजिकली कहा जाता है कि भाई सगोत्रीय विवाह
ठीक नहीं होते हैं बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, राइट। तो एक्सोगेमी उस समय पर स्टार्ट हो गई थी कि एक गोत्र में शादी नहीं होगी, किसी दूसरे गोत्र में ही आपको शादी करनी होगी। अब शादियां कितनी तरह की हुआ करती थी, कितनी तरह की शादियां हुआ करती थी? एक हुआ करती थी ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह यानी कि सेम वर्ण में, ठीक है, कोई ब्राह्मण है लड़का और लड़की दोनों ब्राह्मण है तो उसे ब्रह्म विवाह कहा जाएगा अगर उनका विवाह हो रहा है। इसी तरीके से अगर कोई लड़का भी क्षत्रिय है लड़की भी क्षत्राणी है तो उन लोगों का भी विवाह सेम कहलाएगा, राइट, ब्रह्म विवाह कहलाएगा। तो इसे ब्रह्म विवाह कहा जाएगा, जो वैदिक रिचुअल से मंत्रोच्चारण के साथ पूरा हुआ करता था। दैव विवाह, दैव विवाह क्या हुआ करता था? ठीक है, दैव विवाह हुआ करता था कि भाई एक व्यक्ति के घर में एक अनुष्ठान हुआ, अनुष्ठान के लिए जो ब्राह्मण महाराज आया करते थे वो ब्राह्मण महाराज जो है या प्रीस्ट पुरोहित, ठीक है, वो अनुष्ठान को संपन्न किया करते थे। और जो यजमान हुआ करते थे बेसिकली जो उस यज्ञ को करवाया करते थे, उस अनुष्ठान को पूरा करवाया करते थे, वो दक्षिणा के रूप में, जो उस रिचुअल की दक्षिणा है बेसिकली, जो उस अनुष्ठान की दक्षिणा उसके रूप में अपनी बेटी सौंप दिया करते थे, बेटी का हाथ दे दिया करते थे उन पुरोहित महाराज को, राइट। तो इसे कहा जाता था दैव विवाह। तो पर्सनली दिस इज प्योर माय ओपिनियन, ठीक है, मैं किसी के ऊपर थोपने की बात नहीं करता, लेकिन एक तरीके से ये खरीद फरोख्त की श्रेणी में आता है मेरे दृष्टिकोण से। भाई आपने यज्ञ किया और उसके बदले में आप उनकी कन्या को ले गए, भाई अपनी दक्षिणा ले जाओ ना, ठीक है। खैर एनीवेज इसको दैव विवाह कहा गया, ठीक है। अर्स विवाह, जहां पर शादी में दहेज नहीं साहब, एक गाय और बैल की जोड़ी दी जाएगी। कितनी अच्छी शादी हुआ करती थी, बहुत आनंददायक। उसके अलावा एक प्रजापति विवाह हुआ करता था जो बिल्कुल बिना किसी दहेज के हुआ करता था, और उसमें लड़की का पिता जो हुआ करता था वो अपनी पुत्री के बदले में भी कोई पैसा नहीं लेता था। मतलब ये है कि ना तो लड़की बेची ना लड़की खरीदी, या फिर ना दूल्हा बेचा ना दूल्हा खरीदा, राइट। तो ना दहेज दिया जाएगा ना ही रिवर्स दहेज दिया जाएगा, दोनों तरफ से किसी भी तरह कोई दहेज नहीं चलेगा। प्रजापति विवाह, राइट। एक होता था गंधर्व विवाह, जो आजकल के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसे हम लोग लव मैरिज के नाम से भी जानते हैं, प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरे वैदिक रिचुअल्स के साथ हुआ करता था, पूरे कंसेंट के साथ हुआ करता था। ऑल्दो उस समय पर बहुत सारे लोगों को इस चीज से ऑब्जेक्शन हुआ करता था, ठीक है, आज भी होता है। समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आज भी इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते कि बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर लें, ठीक है। तो गंधर्व विवाह जो है उस समय पर अच्छी तरीके से प्रचलित था। और ये हुआ करता दी बेस्ट स्वयंवर, जहां पर लड़की के पास चॉइस हुआ करती थी अपना वर चुनने की, अपना वर चुनने की साथ, राइट। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी और मैं इससे शादी करूंगी, मैं इससे विवाह करूंगी। स्वयंवर मेरे हिसाब से सभी प्रकार के विवाहों में सर्वश्रेष्ठ। आजकल के जो मूर्ख प्रेमी कई होते हैं कि साहब इसने मुझे मना कर दी तो हाथ में तेजाब की बोतल लिए घूमते हैं। मतलब वो कुरीति इस प्रकार समाज में घर कर गई थी कि कोर्ट को उसमें बीच में आकर इंटरफियर करना पड़ गया, राइट। उसके लिए अलग से कानून बनाने पड़ गए कि तेजाब ओपन मार्केट में नहीं बिक सकता, राइट। तो उन लोगों को मैं मूर्खतम श्रेणी में रखना चाहता हूं जो इस तरह की भावना रखते हैं, राइट। अरे एक बार पीछे मुड़कर देख लो, 3000 साल पहले लड़कियों को क्या फ्रीडम हुआ करती थी। आज आप समाज में आगे बढ़ने की बात करते हो और इस तरह के कर्म करते हो, आप कहां से कह सकते हो कि आप समाज के साथ चल रहे हो, समय के साथ चल रहे हो, या एडवांस लोग हो, या आप सिविलाइज्ड लोग हो, इवन या आप मनुष्य भी हो, ठीक है। असुर विवाह, मैरिज बाय परचेज, जहां पर जो है ब्राइड को, जहां पे दुल्हन को परचेज कर लिया जाया करता, खरीद लिया जाया करता था, ठीक है। उसके अलावा हुआ करता था राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह जनरली वॉरियर क्लास किया करती थी। वॉरियर क्लास कौन होगा? एक तरीके से जिसे क्षत्रिय कहा जाता है, राइट। वॉरियर क्लास जनरली राक्षस विवाह किया करती थी। यानी कि अगर किसी एक सेना ने दूसरी सेना के ऊपर हमला कर दिया या किसी दूसरे राज्य के ऊपर हमला कर दिया, और उसमें जो है वो किसी सोती हुई कन्या को या किसी अचेत कन्या को, या उसे किसी तरह का पेय पिलाकर उसे अचेत कर दिया, इस तरह की कन्या को उठा लाते थे, ठीक है। उसके बाद उससे उसके अचेतन मन के दौरान ही उससे विवाह कर लेते थे, उसकी बेहोशी में उससे विवाह कर लेते थे।
उसे राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा गया। बिल्कुल रखा भी जाना चाहिए, बिल्कुल रखा भी जाना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो महिला की तो स्वीकृति तो छोड़ो, महिला को पता भी नहीं कि उसका विवाह हो गया, ठीक है। स्वीकृति गैर स्वीकृति तो उसके बाद की बात है, तो इसे तो राक्षस विवाह ही कहा जाएगा। अच्छा, फिर दो बड़े इंटरेस्टिंग विवाह थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या हुआ करता था साहब, अगर कोई मनुष्य अपने वर्ण में या अपने से नीचे वाले वर्ण में, ठीक है, विवाह कर रहा है तो वो अनुलोम कहलाएगा साहब, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्त्री अपने से नीचे वर्ण के, सो कॉल्ड अपने से नीचे वर्ण के पुरुष के साथ शादी कर रही है तो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य एक तरीके से ये हुआ कि अगर मैं समाज को इन 4 वर्णों में बांट दूं, ठीक है, तो सो कॉल्ड ऊंचा और नीचा अगर मैं काउंट करते हुए चलूं तो किसी स्त्री को यह परमिशन नहीं है कि वो अपने निचले वर्ण में शादी करे। स्त्री का विवाह हमेशा ऊंचे वर्ण में तो हो सकता है, लेकिन नीचे वर्ण में नहीं हो सकता। तो अगर स्त्री का विवाह अपने से नीचे वर्ण में हो रहा है प्रतिलोम, और अपने बराबर के या अपने से ऊपर वाले वर्ण में हो रहा है तो दैट इज अनुलोम विवाह। तो ये समाज का स्ट्रक्चर था और इसमें सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश करी। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी यानी कि राजनीति, उस समय की राजनीति किस तरीके से चला करती थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ऋग्वैदिक कालीन पॉलिटी की बात करूं तो उस समय पर, ऋग्वैदिक कालीन पहले समाज की बात करते हैं। समाज में क्योंकि एक समरसता थी, एक समानता थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों चीजें इस तरीके से हुआ करती थी। हॉरिजॉन्टल व्यवस्था, कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं, एक आदमी की 4 संतानें, ये चारों रोल निभा सकती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आना शुरू होता है, लेटर वैदिक पीरियड आना शुरू होता था, उस समय पर जो वॉरियर क्लास हुआ करती थी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, राइट। क्योंकि हम इसे इकोनॉमी में समझेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वॉरियर क्लास की, या फिर योद्धाओं की, या फिर क्षत्रियों की। क्योंकि लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो हमारी अर्थव्यवस्था होती थी वो पशुपालन के ऊपर निर्भर नहीं करती थी, वो खेती के ऊपर निर्भर करती थी। खेती जमीन पर होती है। ऋग्वैदिक काल में जमीन को प्रॉपर्टी के तौर पर काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन चूंकि उत्तर वैदिक काल में हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है, खेती जमीन पर होती है, तो जमीन को प्रॉपर्टी के तौर पर काउंट किया जाने लगा। इसलिए जमीन की जंग शुरू हो गई और इस वजह से जंगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, युद्धों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से क्षत्रिय लोगों की, योद्धाओं की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने लगी और उन लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। भाई युद्ध लड़ने जाना है, अक्सर ऐसा हुआ करता था। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ क्षत्रियों को यह लगता है कि भाई लड़े हम, मरे हम, देश चलाएं हम। वही उनके मन में गलत फहमी आ गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले के मन में जो आ गई थी कि मेरी वजह से कंपनी चलती है, या फिर दूसरा कहूं प्रोडक्शन वालों की कि मेरी वजह से कंपनी चलती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह की गलत फहमी जो है क्षत्रियों के मन में आ गई कि हमारी वजह से देश चलता है, ठीक है। अरे आप लड़ने जा पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था पूरी चाक चौबंद है, ठीक है। ये युद्ध होने का कारण ही है कि लोग वहां पर इतना ज्यादा धन उगा रहे हैं कि दूसरे आदमी का लालच आ गया, दूसरा आदमी का मन आ गया आपके राज्य पर हमला करने के लिए, उस धन को लूटने के लिए, राइट। आप उस धन की रक्षा कर रहे हो जो लोग धन उगा रहे हैं, और धन व्यापार के माध्यम से भी उगाया जाता है, धन खेती के माध्यम से भी उगाया जाता है, राइट। और वो लोग इतना अच्छा धन उगा पा रहे हैं, यानी कि इतनी अच्छी खेती कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान मिला है कि अच्छी खेती किस तरह करी जाए। और ज्ञान कौन दे रहा है? उन्हें ब्राह्मण दे रहे हैं, राइट। तो सबकी बराबर इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर एक भी पाया जो है मेज से हट जाएगा तो मेज खड़ी नहीं रहेगी। तो एक वर्ण ये कैसे सोच सकता है कि मेरी वजह से देश चल रहा है, केवल एक पैर पर ये मेज टिकी हुई है, केवल एक पैर पर ये टेबल टिकी हुई है, पूरी तरह मूर्खता। लेकिन कुछ क्षत्रियों के मन में विचार आ गया। अच्छा, जो लीडर होता है युद्ध के लिए जब जाता है तो वो अपनी सेना में एक जोश भरता है हमेशा कि दुश्मन कुछ नहीं है, समाप्त कर देंगे, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हिम्मत वतन की हमसे, ताकत वतन की हमसे, इंसान के हम रखवाले। तो सेना को जोश आ जाता है, वो जबरदस्त तरीके से युद्ध लड़ते हैं। तो खुद उस आदमी के मन में भी तो जोश होना चाहिए जो सेना को लीड कर रहा है। उस आदमी के मन में जोश कौन भरता था? ब्राह्मण भरते थे। वो कहते थे कि हमने अनुष्ठान कर दिया है, अब आपके अंदर दैवीय शक्तियां आ गई हैं, कोई नहीं हरा सकता आपको,
जाओ जाकर युद्ध में लड़ो, देवता आपके साथ हैं। तो आदमी जोश में आ जाता था, उसकी सेना जोश में आ जाती थी, बढ़िया युद्ध लड़ते थे, बढ़िया देश चलता था। लेकिन वहीं पर किसी के मन में ये आ गया कि मेरी वजह से देश चल रहा है, तो उसने ब्राह्मण महाराज को बुलाया कि साहब मुझे परमानेंट कर दो, ठीक है, कि मेरे बाद मेरा बेटा राजा बन जाए, उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाए, उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाए। ब्राह्मण महाराज ने ये तो पूछा नहीं कि ये तो गलत है। ब्राह्मण महाराज ने पूछा इससे मेरा क्या लाभ होगा। बोले आप सर्वोपरि रहोगे सदा सर्वदा, आपका भी जो है बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, उसके बाद उसका बेटा ब्राह्मण बनेगा, उसके बाद उसका बेटा ब्राह्मण बनेगा। तो यहां पर अपने सगे भाई बहनों को धोखा देते हुए, ये सगे भाई बहन ही तो थे जो एक ही इंसान के 4 संतान थी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन सकती थी, इनमें से इन दोनों को धोखा देते हुए इन दोनों ने एक साजिश रची और इस व्यवस्था को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बना दिया और इसको जन्म से संबंधित कर दिया, जन्म से जोड़ दिया। साहब अब से जो भी जिस जगह पर जन्म ले लेगा वो वही होगा। अब आप ये नहीं कि चेंज कर सको कि सर नहीं साहब मैं तो आज से ये काम करूंगा, राइट। तो ये परमानेंट राजा बन गए और ये परमानेंट सर्वोपरि बन गए। इन्हें परमानेंट जो है नौकर बना दिया गया अपने भाइयों को, और उन वेदों के खिलाफ जाते हुए जिन वेदों को स्वयं भगवान ने लिखा, क्योंकि यही लोग कहा करते थे वेद तो अपौरुषेय हैं, राइट, इनको तो मनुष्य ने लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब उस वजह से क्या हुआ कि रॉयल पावर जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, इंक्रीज होनी शुरू हो गई। और जो असेंबलीज हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में उनकी इंपॉर्टेंस घटती चली गई। क्यों? क्योंकि अब आम आदमी को आम आदमी नहीं माना जाता था, अब आम आदमी वैश्य हो गया था या आम आदमी शूद्र हो गया था। विधाता जो असेंबली थी वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी, राइट। सभा और समिति जो थी इनके कैरेक्टर चेंज हो गए थे, ठीक है, इनका चरित्र बदल चुका था। आम आदमी के अब वहां पर कोई स्थान नहीं था। अब ये डोमिनेट होते थे चीफ्स के द्वारा, रिच नोबल्स के द्वारा, जो दरबारी हुआ करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, उन लोगों के द्वारा ये सब चीजें जो है डोमिनेट होती थी। वुमेन वर नॉट अलाउड। अरे आप होते कौन हो किसी को अलाउ या नॉट अलाउ कहने वाले, राइट। क्योंकि स्त्री ऋग्वैदिक काल में तो बिल्कुल समान हुआ करती थी, यही पुरुष की स्थिति थी वही स्त्री की स्थिति हुआ करती थी, राइट। लेकिन अब वुमेन वर नॉट अलाउड टू सिट इन सभा एंड समिति, नहीं थी। और ये जो असेंबलीज हुआ करती थी नाउ डोमिनेटेड बाय द नोबल्स एंड द ब्राह्मणास, ठीक है, जो अमीर लोग हुआ करते थे और जो ब्राह्मण वर्ग हुआ करता था वो ही नीति बनाता था, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह की नीतियां जो बन रही हैं वो बड़े स्तर पर बना करती थी। लोगों को सिर्फ फॉलो करना होता था, लोगों को एक्चुअली नौकर बनाया जा रहा था, राइट। किंगडम्स बड़ी होती चली जा रही थी। बड़ी क्यों होती चली जा रही थी? अगर कोई इतनी जगह पर खेती करता है, राइट, तो उसकी इकोनॉमी मान लीजिए इतनी है, लेकिन अगर वो इतनी जगह पर खेती करना शुरू कर देगा तो उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी का आधार क्या था? खेती था, एग्रीकल्चर था। तो जितनी ज्यादा जमीन होगी उतनी ज्यादा खेती हो पाएगी, और जितनी ज्यादा खेती हो पाएगी उतना ही सरप्लस अनाज या फिर जैसे हम लोग अधिशेष बोलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फसल बो पाएंगे, क्योंकि कुछ फसल तो हमें भी खानी है। जो एक्स्ट्रा फसल होगी उसको हम मार्केट में बेच पाएंगे, बेचने से हम वेल्थ कमाएंगे, ठीक है। इस वेल्थ से हम और संसाधन बनाएंगे या फिर और बड़ी सेना रखेंगे। इस सेना से हम और ज्यादा युद्ध लड़ेंगे और इन युद्धों से हम लोग और ज्यादा जमीन पर कब्जा करेंगे, राइट। तो किंगडम्स बड़ी से बड़ी होती चली जा रही थी, बड़ी से बड़ी होती चली जा रही थी, और इन युद्धों की वजह से राजा जो है बहुत ज्यादा ताकतवर बनते चले जा रहे थे, राइट, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बदल चुकी है। अच्छा, इस समय पर मनोरंजन की कई नई चीजें आ चुकी थी। मनोरंजन में जैसे अनुष्ठानों में भी और मनोरंजन में भी। जैसे अनुष्ठानों में तो राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, ये सारे यज्ञ किए जाते थे, राइट। इसमें से वाजपेयी यज्ञ जो हुआ करता था वो एक तरीके से मनोरंजन का भी साधन था। वाजपेयी यज्ञ में एक शक्तिदेव
पेय पिला दिया जाता था, शक्तिप्रद पेय घोड़े को, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए मादक पेय पिला दिया जाता था। घोड़ा उसके बाद मदमस्त हो जाता था और दौड़ना शुरू करता था अपने रथ को लेकर, राइट। यहां पर रेस लगा करती थी और इसको वैदिक काल का ओलंपिक भी कहा जाता है, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन हुआ करता था, जो घोड़ा जिस तरीके से दौड़ा करता था, इसे वैदिक युग का बेसिकली वो कहा जाता था, आपका क्या बोलना चाहिए, ओलंपिक्स, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की शुरुआत यहां से होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की यहां से शुरुआत होती है, चीजों पर धीरे धीरे करके नियंत्रण बनाने की प्रणाली यहां से शुरुआत होती है, ठीक। पुरोहित हुआ करते थे, सेनानी हुआ करते थे, ग्रामीणी हुआ करते थे। पहली बार हम लोग रत्नीज सुनते हैं, ठीक है। जो रत्नी बेसिकली ये मान सकते हो सभा में बैठने वाले जो लोग हुआ करते थे, राइट, जो राजा के सलाहकार हुआ करते थे, राइट। ये राजा के रिश्तेदार भी होते थे, राजा के दरबारी भी हुआ करते थे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हुआ करते थे। ये राजा को रोजमर्रा के फैसले लेने में सहायता प्रदान किया करते थे, उसे असिस्ट किया करते थे, करेक्ट। जो सूत था बेसिकली उसे रथ चालक बोला जाता था, ठीक है। क्षत्रिय ये राजमहल का बड़ा अधिकारी हुआ करता था। एंड अक्सवाप जो होता था वो गेम कैंपेनियन हुआ करता था। इसके उदाहरण देता हूं, महाभारत से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा सूत पुत्र कर्ण, ठीक है। ऑल्दो कर्ण जो है सूर्य पुत्र भी थे, लेकिन क्योंकि उनकी माता ने उनको नदी में छोड़ दिया था और एक सूत जो राजा के रथ को चलाते थे, धृतराष्ट्र के रथ को चलाते थे बेसिकली, संजय से पहले, संजय भी धृतराष्ट्र के सारथी हुआ करते थे, जिन्होंने पूरी महाभारत सुनाई थी धृतराष्ट्र को। तो संजय से पहले जो सारथी हुआ करते थे उन्हें कर्ण बहते हुए मिले थे, ठीक है। तो उन्होंने कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया और कर्ण को इसी वजह से सूत पुत्र कहा जाता था। तो जो सूत था बेसिकली उसे सारथी कहा जाता था, ठीक है, रथ चलाने वाला। और अक्सवाप या गेम कैंपेनियन, अक्सवाप का भी मैं उदाहरण देता हूं। जब महाभारत में पांडव अपना अज्ञातवास काट रहे थे, 1 साल का अज्ञातवास भी था कि इस समय पर उन्हें कोई पहचान ना पाए, ठीक है। तो विराट नरेश के दरबार में युधिष्ठिर जो है बेसिकली वो राजा के साथ रहते थे कंक के रोल में, राइट, कंक। तो वो उनके साथ जनरली चौसर खेला करते थे। तो गेम कैंपेनियन हुआ करता था अक्सवाप, राइट। अगर मैं उस समय पर बात करूं तो क्योंकि जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी, ठीक है। राज्य पर किस तरीके से नियंत्रण रखना है, किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, और इन सब चीजों को चलाने के लिए बेसिकली टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत यहां पर होती है, जो बहुत ही साधारण किस्म का हुआ करता था। संग्रही जो ट्रेजरार हुआ करता था टैक्सेस का, जो टैक्स जहां पर कलेक्ट होकर आते थे, ट्रेजरार यानी कि जो राज विभाग की तिजोरी हुआ करती थी, जहां पर राजस्व जो है इकट्ठा हुआ करता था। तो संग्रही जो हुआ करता था ही वॉज द ट्रेजरार, और भाग दुहा जो होता था ही वॉज टैक्स कलेक्टर। ये अलग अलग जगहों पर जाकर टैक्स को कलेक्ट किया करता था, राइट। हालांकि इस समय पर भी राजा के पास अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, थोड़े बहुत लोग हुआ करते थे। ज्यादातर अब भी उसे अपनी ट्राइबल यूनिट्स के ऊपर ही निर्भर होना पड़ता था, ठीक है। युद्ध के समय पर जितनी भी ट्राइब्स हुआ करती थी उन सभी लोगों को बुलाया जाता था और वो यथाशक्ति मैक्सिमम समर्थन देने की कोशिश करते राजा को युद्ध के दौरान। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी के बारे में जैसे मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि ऋग वैदिक काल में हमारी जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो पशुचारण की इकोनॉमी थी। सेमी नोमैडिक पीपल हुआ करते थे। सेमी नोमैडिक पीपल क्या होते हैं? आंशिक खानाबदोश, जिनका अपना एक घर होता है, परमानेंट रेजिडेंट होते हैं वो एक जगह के, लेकिन अपने जानवरों को चराने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकते थे और आखिरकार अपने घर लौट कर आ जाया करते थे। मैंने आपको बताया भी था कि जब ये लोग घर लौट कर आते थे तो इस समय पर एक जश्न मनाया जाया करता था अगर ये अपने जानवरों के साथ पूरी तरीके से वापस आ जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी निर्भर करती थी पशुचारण पर, यानी पशु चराने पर, ठीक है। पेस्ट्रोल इकोनॉमी थी और कोई पशु ही छीन ले तो इकोनॉमी बर्बाद हो गई। अगर ये पशु अपने साथ लेकर वापस लौट गया तो जश्न मनता था, खुशी मनाई जाया करती थी, राइट। तो क्योंकि सारे युद्ध बेसिकली पशुओं के लिए, स्पेशली गाय के लिए हुआ करते थे, और इन्हीं युद्धों को हम लोग क्या कहते थे? गैविष्टी कहा जाता था, गैविष्टी, करेक्ट। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी खेती के ऊपर निर्भर करने लगी थी,
उत्तर वैदिक काल में इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती थी? खेती पर। खेती होती है जमीन पर, इसलिए अब हमारी प्रॉपर्टी जो हुआ करती थी वो जमीन हुआ करती थी। अब जमीन को प्रॉपर्टी के तौर पर काउंट किया जाता था, संपत्ति के तौर पर काउंट किया जाता था। जनरली परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य हुआ करता था, मेल मेंबर, उसे बेसिकली लैंड का मालिक कहा जाता था, जमीन का मालिक कहा जाया करता था। जो युद्ध हुआ करते थे वो भी जमीन के लिए ही हुआ करते थे। विस्तारवादी नीति सभी लोग अपनाते कि ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा खेती कर पाएंगे, ज्यादा खेती होगी तो ज्यादा सरप्लस अनाज होगा, ज्यादा सरप्लस अनाज होगा तो हम उस अनाज को बेच पाएंगे, ज्यादा अनाज बेच पाएंगे तो ज्यादा धन कमा पाएंगे, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो पाएगा, उससे उस टैक्स की मदद से हम ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएंगे अपने शहर के लोगों को, जिससे वो और अच्छी खेती कर पाएंगे। ठीक है, और उस ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने से हम ज्यादा बड़ी सेना रख पाएंगे, ठीक है, जिससे हम ज्यादा युद्ध लड़ पाएंगे, उससे और ज्यादा जमीन कब्जा कर पाएंगे। राइट, तो जमीन जो है प्रॉपर्टी बन चुकी थी, क्योंकि जमीन पर होने वाली खेती ही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार था। ठीक है, उस समय पर लोग जुताई, बुआई, कटाई और तोड़ाई ये सारी चीजें किया करते थे। ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाया करता था हल का। ठीक है, तो जुताई करते थे, फिर बीज बोते थे, जब फसल उग जाती थी तो उसकी कटाई करते थे, और जब फसल काट लिया करते थे, जैसे जो बालियां होती हैं तो उनको पीटते थे, उनकी तोड़ाई करते थे, थ्रेशिंग करते थे, जिससे अनाज अलग हो जाया करता था और भूसा अलग हो जाया करता था। राइट, जो गाय का गोबर होता है, काउ डंग, उसको हम लोग खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे। राई, जौ, तिल, ये सब अलग अलग फसलें जो है हम लोग बोया करते थे साल के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, और बैलों से खींचे जाने वाले जो हल होते हैं उनका प्रयोग करते थे। ये डिपेंड करता था कि जमीन कैसी, अगर ज्यादा कठोर जमीन है तो 24 बैलों तक का इस्तेमाल किया गया, जो उस समय के लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है। 6 बैलों के इस्तेमाल से भी हम लोग जुताई किया करते थे। राइट, जमीन जितनी ज्यादा सख्त होगी उतनी ताकत की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा बैल हम लोगों को जोड़ने पड़ेंगे। राइट, और अगर मैं बात करूं तो उस समय का जो वैदिक लिटरेचर है उसमें जौ के बारे में और चावल के बारे में काफी कुछ लिखा गया है, काफी कुछ लिखा गया है। इन फसलों के जो अवशेष मिलते हैं हमें अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा जो एटा डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में पड़ता है, यहां पर उस समय की इन फसलों के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। राइट, गोधुआ का जिक्र किया गया है, गोधुआ को यह माना गया है कि वो शायद गेहूं का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, ये भी उस समय के वैदिक लिटरेचर में इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। अब लैंड को एक प्रॉपर्टी के तौर पर काउंट किया जाता था, मैंने अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया है पूरी तरीके से। जो गृहपति हुआ करता था, हेड ऑफ द हाउस, वो बेसिकली उस जमीन का मालिक हुआ करता था, ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, घर का जो सबसे बड़ा मेल मेंबर हुआ करता था। राइट, लेटर वैदिक पीरियड में श्याम अयास और कृष्ण अयास, इन दोनों का जिक्र किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये आयरन होगा या फिर ये लोहा होगा। उसका एक कारण और भी है कि हम लोग लेटर वैदिक काल मानते हैं 1000 बीसी से लेके और 500 बीसी तक का। और अगर अयास नाम की किसी धातु का जिक्र यहां पर हो रहा था, बट ऑब्वियस सी बात है कि वो लोहा ही होगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड 1300 बीसी में, यानी कि लेटर वैदिक काल शुरू होने से भी 300 साल पहले से वैश्विक स्तर पर लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। राइट, तो अगर इन्होंने अयास का जिक्र किया है तो 100% ये लोहा ही होगा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, खेती के ऊपर इकोनॉमी चलती थी हमारी, तो लाइफ सेटल्ड हो जाती। क्यों? अब खाना बदोश जीवन नहीं जी सकते। खेती ऐसा नहीं कि एक दिन में उग जाएगी, खेती को उगने में समय लगता है। राइट, महीनों लगते हैं, 4-5 महीने लगते हैं, और एक फसल के बाद दूसरी फसल बोनी होती है। तो अब लाइफ जो है वो सेटल्ड हो चुकी थी, अब खाना बदोश जीवन नहीं बचा था। ठीक है, कुछ तरह के क्राफ्ट्स भी बनने लगे थे, उनका डेवलपमेंट हो रहा था, उनमें अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जा रही थी, तो क्राफ्ट्स का निर्माण जो इस समय पर शुरू हो गया था। और व्यापार इसके साथ ही बढ़ता चला था, इकोनॉमी के साथ साथ व्यापार बढ़ता चला जा रहा था। व्यापार बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही थी। हम लोग अर्बन लाइफ की तरफ, हम लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ करता। तो ऋग्वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो वे ग्रामीण इकोनॉमी हुआ करती थी, ये ग्रामीण समाज हुआ करता था, ग्रामीण जिंदगी हुआ करती थी। अब हम शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि हमारे व्यापार ग्रो कर रहा था। राइट, और इन शहरों के जिक्र की अगर मैं बात करूं तो हमें हस्तिनापुर और कौशाम्बी नगर,
ये बड़े सेटलमेंट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है उस समय के लिटरेचर से, लेटर वैदिक पीरियड के। तो हम लोग अब कई मायनों में ऋग वैदिक काल से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टिकोण से बात करूं तो हम लोग धीरे धीरे करके पीछे जाना शुरू कर रहे थे, और वो पतन आज तक हमारा जारी है। राइट। अब बात करते हैं हम लोग रिलीजियन की, या रिलीजियस बिलीफ्स की, धर्म की, धार्मिक मतों की। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब हमारा समाज हॉरिजॉन्टल ना रहकर वर्टिकल हो गया था, और इस वर्टिकल समाज में सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। इस व्यवस्था को बेसिकली ब्राह्मणिकल व्यवस्था बोला जाता था, ब्राह्मणिकल रिलीजन भी बोला गया इस चीज को। राइट। फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस समय अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ये ना सोचे कि मैं उनकी जाति विशेष के बारे में बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं उस समय की इस ब्राह्मणिकल व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। राइट। और ये केवल एक एजुकेशनल डिस्कशन है। तो इसको बेसिकली ब्राह्मणिकल रिलीजन भी कहा जाता था, जिस पर इन्फ्लुएंस जो हुआ करता था उन ब्राह्मणों का हुआ करता था। राइट। अच्छा, इस समय पर इंद्र और अग्नि की अगर मैं बात करूं, जो ऋग वैदिक काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देवता हुआ करते थे। ठीक है, कुल मिलाकर ऋग्वेद में 1028 मंत्र थे, उसमें से 250 मंत्र इंद्र को समर्पित थे, उसमें से 200 मंत्र अग्नि को समर्पित थे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट हुए, सबसे ज्यादा मंत्र इन्हीं को समर्पित है। लेकिन अब ये अपना इंपॉर्टेंस खो चुके थे। अब जो है बेसिकली प्रजापति सुप्रीम पोजीशन में आ चुके थे, सुप्रीम पोजीशन में। सबसे बड़े भगवान कौन सा? प्रजापति, द क्रिएटर। ठीक है, विष्णु के बारे में भी बातचीत शुरू हो चुकी थी, विष्णु का भी एग्जिस्टेंस हम लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया था। मूर्ति पूजा की शुरुआत यहां पर हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक काल में। ठीक है, ऑल दो लेटर वैदिक काल का काल मैंने आपको बताया 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक का। तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बार भारत में अभी मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हड़प्पा काल जो है उसकी हम डेट मानते हैं 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक की, और हड़प्पा कालीन स्थलों में से हमें कई मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, वहां तो पशुपति देव की भी मूर्ति मिलती है, जिसके चारों तरफ जानवर बैठे हुए हैं, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम इनकी पूजा करते रहे होंगे। हमें वहां पर सील्स भी मिली है, ऐसी कई सील मिली है जिसमें मगर बना हुआ है, तो हम मानते हैं कि शायद इसको नदी का राजा माना जाता होगा, इसकी पूजा करते होंगे। ठीक है, हमें एक सील पर एक स्त्री का चित्र मिला है जिसके गर्भ में से उगता हुआ एक पेड़ दिख रहा है, तो हम ये मानते हैं कि शायद ये पृथ्वी माता होंगी और हम इनकी पूजा करते होंगे। ठीक है, नाग कल्ट भी हमको देखने को मिलता है कि शायद हम नाग की भी पूजा करते रहे होंगे। राइट। तो भगवान को किसी रूप में पूजना या मूर्तियों के रूप में पूजने के प्रमाण हमें बहुत पहले से मिल रहे हैं, बहुत पहले से। लेकिन अगर मैं वैदिक व्यवस्था की बात करता हूं तो ऋग वैदिक पीपल जो लोग थे वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, और भले ही अलग अलग भगवानों को पूजते थे, लेकिन उनका मानना था कि भगवान एक ही होता है। यहां पर जो है मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा बढ़ती है अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं। राइट। मोड ऑफ वर्शिप चेंज्ड कंसिडरेबली। ऋग वैदिक काल में क्या था? प्रकृति की पूजा करो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होना शुरू हो गया साहब? उत्तर वैदिक काल में चीजें थोड़ी दूसरी तरफ जानी शुरू हो गई। उसमें अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया। ठीक है, रिचुअल्स का महत्व बढ़ गया, सैक्रिफाइसेस का महत्व बढ़ गया, तो पूजा करने का तरीका बदल गया। जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था कि भाई ईश्वर एक है, उसको अलग अलग रूप से पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो बेसिकली। राइट। सैक्रिफाइजल कल्ट जो है इस समय पर बहुत ज्यादा उसमें आ गया, क्या बोलते हैं, चलन में आ गया था। राइट। अलग अलग तरह के अनुष्ठान हुआ करते थे, और जो अपने घर पर यज्ञ कराया करते थे उन्हें यजमान कहा जाता था, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लोग मंत्रोच्चारण पूरी तरीके से सही सही रूप में करें, सही सही रूप में। अच्छा, वहीं पर मैं बात करता हूं गॉड्स की। इस समय के जो भगवान हुआ करते थे, दिति, इन्हें दैत्यों की माता कहा जाता था, लेकिन ये भी देवी थी। ठीक है, अरण्यनी जो जंगलों की माता हुआ करती थी। ठीक है, अरण्य माने जंगल होता है बेसिकली। राइट। पशुओं की भी माता कहा जाता था। उसके अलावा असुनीति, ठीक है, जो स्पिरिट्स को जो है मानव रूप में देखना। उसके अलावा मरुत हुआ, उषा हुआ, उषा के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में ही पूजा हुआ करती थी। उसके अलावा पुष्ण हुआ, विवाह के देवता हुआ करते थे। जिस तरीके से दिति जो थी वो
दैत्यों की माता थी, उसी तरीके से अदिति जो थी वो देवताओं की माता हुआ करती थी। ठीक है, इंद्र थे, युद्ध के देवता कहे जाते थे। वरुण हुए जो बेसिकली पानी के और बादलों के देवता कहे गए। सावित्री, ठीक है, ये प्रकाश की देवी कही गई। और इन्हीं के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया बेसिकली, जो हम लोगों को मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अग्नि को बेसिकली भगवान और इंसान के बीच का मीडिएटर माना जाता था, क्योंकि यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं वो अग्नि में ही देते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आहुति दे रहे हैं वो सीधे भगवान को पहुंच रही है। राइट, यम को मृत्यु का देवता माना गया। उसके अलावा, ठीक है, द्यायुष थे आसमान, और त्वास्त्री, दिशाना, अश्विन, अलग अलग देवता हुआ करते थे। ये आ जाते हैं वैदिक रिचुअल्स की। अगर मैं बात करता हूं वैदिक रिचुअल्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि अश्वमेध यज्ञ किया जाता था किसी राजा की सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए, जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था, उसके पीछे सेना चलती थी। आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे इस चीज से। और घोड़े को अगर घोड़ा जिस राज्य से गुजर गया उसको किसी ने नहीं रोका तो ये मान लिया जाता था कि अब ये राज्य भी हमारे महाराज के अंडर में आ चुका है, उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, ये डर चुके हैं हमसे। और अगर किसी राज्य के राजा ने कहा कि नहीं साहब मैं किसी से नहीं डरता, और वो उसने घोड़ा पकड़ लिया, तो फिर उसकी सेना का और घोड़े के पीछे चलने वाली सेना का युद्ध हुआ करता था। राइट, वाजपेयी यज्ञ के बारे में मैंने बताया आपको। वाजपेयी बेसिकली एक अनुष्ठान भी था जिसमें ये शक्ति प्रदर्शन से जुड़ा हुआ अनुष्ठान था। इसमें घोड़े को एक शक्ति दे प्रद या मादक द्रव जो है पिला दिया जाया करता था। घोड़ा उसमें अपने रथ को लेकर दौड़ता था। इसे उस जमाने का ओलंपिक भी कहा जाता है वैदिक काल का। उसके अलावा राजसूय यज्ञ हुआ करता था, जो राजा को सबसे बड़ी पोजीशन पर पहुंचाने वाला यज्ञ कहा जाता, कि राजसूय यज्ञ किया है। बड़े बड़े राजा उसमें आमंत्रित किए जाते थे और राजा उन्हें बताने की कोशिश करता था कि साहब देख लो मैं सबसे बड़ा हूं। ठीक है, रत्ना विंसी, इसमें जो है बेसिकली अलग अलग जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, राजा के दरबारी जो हुआ करते थे, ठीक है, वो राजसूय यज्ञ में आहुति दिया करते थे, वो आह्वान किया करते थे। तो रत्नावंशी हुआ। उसके अलावा गर्भाधान, अगर कोई स्त्री किसी कंसीव करती थी, बेसिकली उसके गर्भ में कोई बच्चा आया करता था, तो उस समय पर सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती, जिसे गर्भाधान कहा जाता था। ठीक है, और पुंष्यम यानी एक मेल चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, पुरुष पैदा होना चाहिए। ठीक है, ये शुरू हुआ। और उसके अलावा एक बच्चे की सुरक्षा के लिए भी ये होता था कि भाई ये स्त्री गर्भ से है तो इसके गर्भ में जो बच्चा है बेसिकली वो सुरक्षित रहे, उसके लिए सेमंतोन्नयम इस नाम का रिचुअल जो है परफॉर्म किया जाया करता था, ताकि गर्भ के अंदर बच्चे की हेल्थ सही रहे, बच्चा सुरक्षित रहे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया लेटर वैदिक काल के समाज को, लेटर वैदिक काल की राज्य व्यवस्था को, लेटर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को, और लेटर वैदिक काल के धार्मिक मतों को। अब एक बार में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो हमारे ऋग्वैदिक काल के और लेटर वैदिक काल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऋग्वैदिक काल को अगर मैं कहूं तो ब्रॉन्ज एज कल्चर हुआ करता था। ये लोग ब्रॉन्ज से पूरी तरीके से परिचित थे। लेटर वैदिक काल के लोग लोहे से भी परिचित हो चुके थे। राइट, अगर मैं क्लियर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करता हूं कि आर्य हिंदुस्तान के अंदर कहां से आए, तो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व अवशेष केवल हमें बोगासकोई से मिलते हैं, एशिया माइनर टर्की से, क्योंकि वहां से जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनमें उन देवताओं के नाम लिखे हुए हैं जिन देवताओं का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। राइट, जो संस्कृत आर्यनों की भाषा कही जाती थी उसमें और यूरोपियन लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटी को सबसे पहली बार फिलिपो सेसेती ने बताया था। इन्होंने संबंध स्थापित किया था कि हाँ भाई संस्कृत लैंग्वेज में और बाकी यूरोपियन लैंग्वेजेस में एक तरह की समानता पाई जाती है, जो अपने आप में इस तरफ इंगित करता है कि हाँ आर्य शायद यूरोप से ही आए हुए थे हिंदुस्तान के अंदर। सबसे पहली बार आकर वो लोग सप्त सिंध वाले रीजन में रहे। इसे सप्त सिंध वाले रीजन कहा जाता था क्योंकि ये 7 नदियों का प्रदेश था। इन 7 नदियों में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया, जिसके तट पर पवित्र रिचुअल्स जो हैं कराए जाया करते थे, पवित्र अनुष्ठान हुआ करते थे। गंगा की अगर मैं बात करूं तो केवल एक बार जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, वहीं पर यमुना का जिक्र 2 बार आता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेदिक पीपल जो है बेसिकली वो हिमालय पर्वत से परिचित थे, क्योंकि वो लोग सोम रस पिया करते थे जो सोम प्लांट से निकलता है, और ये सोम प्लांट बेसिकली मुजावत चोटी पर पाया जाता था, और मुजावत चोटी बेसिकली
हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा थी, राइट। और ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरीके से सोम को ही समर्पित है। ऋग्वैदिक कालीन लोग विंध्याचल पर्वत से और अरब सागर से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, ऋग्वैदिक कालीन लोग, क्योंकि ऋग्वेद में विंध्याचल पर्वत का और अरब सागर का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। ऋग्वेद के लोग टाइगर से भी परिचित नहीं थे, क्योंकि उनके ग्रंथ में ऋग्वेद में टाइगर का भी कहीं पर कोई जिक्र नहीं मिलता है। परिवार के लिए ग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता था। पुरुष सूक्त की अगर मैं बात करूं, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है, इसमें पहली बार समाज के 4 वर्णों का जिक्र किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। काफी लंबा डिस्कशन हुआ हमारा इस चीज पर। वैदिक कालीन लोग आयरन से परिचित नहीं थे। उसका एक बिल्कुल सुस्पष्ट सा कारण है कि आयरन की शुरुआत वैश्विक स्तर पर ही 1300 बीसी के आसपास शुरू हुई, और ऋग्वैदिक कालीन इतिहास शुरू हो गया था 1500 बीसी में। भले ही 1000 बीसी तक चला, लेकिन तब तक ये लोग आयरन से परिचित नहीं थे। आयरन से भी नहीं, सिल्वर से भी नहीं, कॉटन से भी नहीं, और राइस से भी नहीं। जबकि कॉटन का और राइस का इतिहास भारत में इससे कहीं ज्यादा पुराना है, ठीक है। कॉटन तो मेहरगढ़ में भी पैदा होती थी, जिसे प्री हड़प्पन साइट कहा जाता है, जो 7000 बीसी की साइट है। इन लोगों से भी लगभग 5,500-6 हजार साल पुरानी बात है, राइट। और हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग जो थे, उन्हें ग्रीक जो है बेसिकली, वो लोग सिंडन कहकर बुलाते इस वजह से थे, क्योंकि वो सिंधु नदी के तट पर रहते थे और कॉटन उगाते थे, राइट। जबकि ऋग्वेद में कहीं पर भी आयरन का, सिल्वर का, कॉटन का या चावल का जिक्र नहीं मिलता है। चावल का जिक्र चावल की निशानियां में लोथल से मिलती हैं, जो हड़प्पा कालीन साइट थी, जो ऋग्वेद से पुरानी साइट थी। लेकिन ऋग्वेद के लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। जानकारी होती तो चावल का जिक्र ऋग्वेद में हमें जरूर मिलता। अच्छा, घोष, अपाला, ठीक है, विश्वरा, ये वो महिलाएं थी जिन्हें संत की उपाधि प्राप्त हुई, ठीक है। और इन्होंने ऋग्वेद में भी कहा जाता है कई भजनों को कंपोज किया। ऋग्वेद में आर्यनों के 4 दुश्मन बताए गए, दासाज, दस्यूज, असुर और पानीज। ये दास और दस्यु वो हैं जो भारतीय मूल के लोग हुआ करते थे, जिन्हें वैदिक लोगों का, ऋग्वैदिक आर्यनों को दुश्मन बताया गया, ठीक है। और जो आर्यन राजा दस्यूज का साथ देता था, उसे त्रस दस्यु कहा जाता था। पानीज जो हुआ करते थे, बेसिकली पानी जो पशु उठाकर ले जाया करते थे, कैटल लिफ्टर कहा जाता था। पशु चुरा कर ले जाते थे, पशु धन चुरा कर ले जाते थे, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जौ और गेहूं और जौ जो है बेसिकली ऋग्वैदिक आर्यों का प्रिंसिपल फूड हुआ करता था, मुख्य भोजन हुआ करता था। और जौ के लिए बेसिकली जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है यवा। जना शब्द ट्राइब के लिए इस्तेमाल होता था। जनपद शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं मिलता, टेरिटरी का इस्तेमाल कहीं नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जमीन जो है बेसिकली ऋग्वैदिक लोगों के लिए प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। अगर कोई व्यक्ति मानव हत्या का दोषी पाया जाता था तो उसे सप्तद्यय यानी 100 गायों का दान करना पड़ता था। ये उसका पनिशमेंट होता था, पनिशमेंट, राइट। गाय और गोल्ड प्रिंसिपल मोड ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे, कि बार्टर डील थी, क्योंकि पैसे तो थे नहीं कि साहब टमाटर कितने रुपए किलो हैं, साहब 40 रुपए किलो चल रहे हैं। तो ऐसा तो उस समय होता नहीं था, राइट। तो हमने 40 रुपए दिए, 1 किलो टमाटर ले लिए। उस समय तो हर चीज बार्टर डील में होती थी, एक्सचेंज। मैं तुम्हें गेहूं दे रहा, तुम उसके बदले में मुझे चावल दे दो। तो जो बड़े एक्सचेंज हुआ करते थे वो गाय के माध्यम से होते थे, और छोटे मोटे एक्सचेंज सोने के माध्यम से हो जाया करते थे। गैवेष्टि बेसिकली ये वो युद्ध होते थे जो गाय के लिए हुआ करते थे, राइट। ऋग्वेद में इसी चीज का जिक्र किया गया है। गाय को अघन्य कहा गया है ऋग्वेद में, कि कोई गाय को नहीं मार सकता किसी भी कीमत पर। गौ शब्द 176 बार हमें सुनने को मिलता है ऋग्वेद में, 176 बार। जो मेहमान हुआ करते थे उन्हें गोघन कहकर बुलाया जाता था, राइट। जो अमीर लोग थे उन्हें गोमत कहा जाया करता था। गायत्री मंत्र के बारे में मैंने आपको बताया, सावित्री देवी को समर्पित थे, ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र, राइट। अगर मैं ऋग्वैदिक आर्यनों की बात करूं कि वो लोग भगवानों की पूजा किस तरह करते थे, तो मानव रूप में उन भगवानों को इमेजिन करते थे जिसमें उनकी पूजा की जाया करती थी। इंद्र जो है बेसिकली उसे सोमपा भी कहा जाता था, जिसका मतलब हो गया सोम रस पीने वाला, सोम ड्रिंकर। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1028 मंत्र हैं, और ऋग्वेद में ओम शब्द का प्रयोग भी 1028 बार ही होता है। यानी कि हर एक मंत्र की शुरुआत
शायद ओम से होती रही होगी, तभी बराबर गिनती आती है, राइट। जन और विस, जन शब्द का प्रयोग किया गया 275 बार ऋग्वेद में, और विस यानी जो समूह है बेसिकली इसका प्रयोग किया गया 171 टाइम्स, राइट। राज्य शब्द का प्रयोग केवल एक बार है, केवल एक बार बस ऋग्वेद में। उसका कारण यही है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं माना जाया करता था, जमीन को संपत्ति का रूप नहीं मानते थे। डाइस प्लेइंग या फिर जिसे हम बोलते हैं चौसर, ये ऋग्वैदिक आर्यनों का सबसे फेवरेट गेम हुआ करता था। जो राजा था उसे गोपा या गोपति कहकर बुलाते थे, करेक्ट। जो भरत वंशी राजा हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है, जो ऋग्वेद के दौरान जो भरत वंशी हुआ करते थे वो बाद में एक पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर नहीं बचे। ऐसा माना गया कि भरत और पुरु मिलकर बन गए कुरु, राइट। तो कुरु और पांचाल बेसिकली प्रभुत्व में आ चुके थे, काफी डोमिनेंस में आ चुके थे, राइट। तो हम लोगों का यहां पर पूरा होता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे लिंक्डइन पेज पर भी। साथ ही आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, नियत गति में ही टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाएं, फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, और जब तक आपके पास वैलिड लाइसेंस ना हो तब तक आप टू व्हीलर फोर व्हीलर जैसी कोई भी चीज ना चलाएं। पानी बचाएं, पानी बहुत लिमिटेड है, आप इस देश का, आप इस दुनिया का भविष्य हो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सभी लोग पानी बचाएं और सभी लोगों को प्रेरित करें पानी बचाने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।